हाँ बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर दिया था, है ना। और वर्क पावर एनर्जी से भी कुछ डाउट्स पेंडिंग है, हाँ। मतलब आप लोगों ने होमवर्क डिस्कशन पेंडिंग है। बेटे वो वर्क पावर एनर्जी का जो शीट का होमवर्क दिया था वो करके लाए हो क्या आज आप लोग? आज किया नहीं है क्या भाई होमवर्क? आगे पढ़े फिर क्या करें? हो गया है सर। होमवर्क हो गया बेटे? ओके, तो फिर डाउट्स पूछ लीजिए। क्या क्या दिया था हमने? सेक्शन सी और डी दिया था ना? सी और डी दिया था सर। हाँ ओके, तो उससे डाउट्स पूछ लीजिए बच्चों। रहो। लोग वो मेरे को क्वेश्चंस भेज दीजिए जो भी डाउट्स के हैं। सर वर्क पावर एनर्जी में एक प्रॉब्लम था। हम्म। सर एक्चुअली जब वो सिखा रहे थे ना तो उस टाइम मैं आउट ऑफ स्टेशन था, तो उसके लेक्चर्स मेरे को रिकॉर्डिंग भी नहीं मिल रही है। मतलब सर ने अपलोड नहीं किया है। अच्छा, कौन सा वाला पार्ट मिस हो गया था आपका? सर दिवाली के बाद वाला, सर 10 तारीख तक का। अच्छा, वैसे तो बेटे चैनल पे है पूरा। मैं आपको चैनल का लिंक भेजता हूँ, है ना। हाँ, ठीक है, मेरे को एक बार मैसेज पे रिमाइंड करा देना। देखो कुछ लोगों के डाउट्स आए हैं, वो अपन सॉल्व कर लेते हैं। ओके सर। D6 एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर D6। सर सेक्शन सी भी कर रहे हैं आप? हाँ, सी भी कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है, मैं वो जैसे पूछता हूँ। जैसे डाउट्स आते जा रहे हैं मैं बताता जा रहा हूँ। देखिए उसमें क्या पूछा है किसी ने कि ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है वेज, और वेज के ऊपर रखा हुआ है एक रॉड। और रॉड जो है वो
यहाँ पर हमने इस तरह से इसको फिक्स भी कर रखा है सो दैट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी फोर्स होगा रॉड पे वो ये सपोर्ट से बैलेंस हो जाता है ना। तो क्या है, ये एंगल हमें दिया हुआ है थीटा, रॉड का मास है स्मॉल m, वेज का मास है कैपिटल M, और सारी की सारी कॉन्टैक्ट सरफेसेस जो हैं वो अपने को स्मूथ ही दिया हुआ है ना। अब देखो बेटे क्या होगा, अगर मैं रॉड का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो रॉड पे लग रहा है mg और वेज रॉड पे नॉर्मल लगा रहा है n, और उसके अलावा यहां से भी कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये जो n रॉड पे लग रहा है उसी का रिएक्शन वेज पर भी n लगेगा, एक ग्राउंड भी नॉर्मल लगाएगा, इस पर खुद का कैपिटल mg भी एक लगेगा, और ये नॉर्मल का जो लेफ्ट में कंपोनेंट आएगा उसकी वजह से स्प्रिंग कंप्रेस होगी और स्प्रिंग इस पर kx टाइप का फोर्स एक्सर्ट करेगी, है ना। तो देखो हमें क्या पता लगाना है, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग पता लगाना है, और वो हाफ kx स्क्वायर हो जाएगी, जहां पर x क्या है, x इज कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, अब देखिए ये एंगल है थीटा, हमने यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, ये एंगल भी होगा थीटा, ये एंगल भी होगा थीटा। तो रॉड पर तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस कर दें, क्योंकि मुझे देखो नॉर्मली चाहिए बस, है ना, इधर वाले फोर्सेस से मतलब नहीं है। अगर नॉर्मल पता चल जाएगा तो फिर वेज पे नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस करके के एक्स पता लगा लूंगा, एक्स पता चल जाएगा, उससे एनर्जी आ जाएगी। तो रॉड पर वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दें, क्योंकि हमें दिया ही हुआ है सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो n cos थीटा माइनस एम जी इज 0, तो n की वैल्यू आ जाएगी mg बाई कॉस थीटा। देखो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस लिख रहे हैं तो इस वजह से इन वाले फोर्सेस का कोई रोल उसमें आया भी नहीं, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस हैं। और फिर उसके बाद क्या करें, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन वेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन वेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा, n साइन थीटा इज इक्वल टू के एक्स, ऐसा आ जाएगा, n साइन थीटा इक्वल टू के एक्स। n की वैल्यू mg बाई कॉस थीटा पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट n फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, mg बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू के एक्स। तो देयरफॉर x की क्या वैल्यू पता चल गई बेटे हमको, सर mg tan थीटा बाई के, mg tan थीटा बाई के, और x के को यहाँ पे यूज करके आप पोटेंशियल एनर्जी पता लगा सकते हो। यस सर। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद एक बच्चे का मैसेज आया था रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर D7। देखो D7 क्या है,
A body of mass m is dropped from a certain height, it strikes a light vertical fixed spring of stiffness k. ये लाइट स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है और m मास के ब्लॉक को हमने सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया. The height of its fall before touching the spring if maximum compression of the spring is equal to 3 mg/k. ये h हमें पता लगाना है अगर कब तक मैक्सिमम कंप्रेशन जो हुआ है स्प्रिंग का वो कितना हुआ है. मैक्सिमम कंप्रेशन इज कितना बेटे 3 mg/k. तो ये नेचुरल लेंथ है, यहां से 3 mg/k मैक्सिमम गया. अच्छा एक बात बताओ बच्चों, क्या इस पोजीशन पे जाकर के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्या? हाँ सर. यस सर. yes. इस पोजीशन पर जाकर के वेलोसिटी 0 हो जाएगी. तो क्या है, हम इधर से लेकर के नीचे तक पूरा क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? बोलिए. सर फ्रिक्शन नहीं दिया तो कर सकते हैं. हाँ सर कहाँ कर है सकते हैं. है ना भाई, सिर्फ दो ही फोर्सेस तो लग रहे हैं, या तो mg लग रहा है या स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ना. तो क्योंकि सिर्फ दो ही फोर्सेस लग रहे हैं इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं. और ये दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स हैं, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है. तो वी कैन कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी. तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन potential energy stored in the spring. इन द स्प्रिंग. हाँ. तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल कितनी हाइट नीचे आ गया ये, क्या mg mg h h plus x x which is mg 3 h mg plus by k. 3 mg/k ऐसा लिख दें. हाँ सर. और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग में तो सिर्फ हाफ k इंटू 3 mg/k का होल स्क्वायर ऐसा ही आएगा. हाँ सर. तो क्या हो जाएगा mgh प्लस 3m स्क्वायर g स्क्वायर बाय k इक्वल टू 9m स्क्वायर g स्क्वायर बाय 2k. तो आपके पास आ जाएगा mgh इज इक्वल टू 9/2 माइनस 3. तो बेसिकली 3m स्क्वायर g स्क्वायर बाय 2k ऐसा आ जाएगा. mg से mg कैंसिल हो जाएगा तो h की क्या वैल्यू आ जाएगी, 3mg by 2k. 3mg by 2k. क्या ये बात समझ में आती है? Yes. ओके. और क्या था देखिए, देखो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का C1 एक बच्चे ने पूछा है. एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का C1 क्या है, 1 मीटर की हाइट से और 0.5 मीटर की हाइट तक आया है ना. और ये सरफेस पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल दी हुई है हमें, है ना. उसमें दिया हुआ है ना, दिस कर्व टर्मिनेट्स इन अ हॉरिजॉन्टल सेक्शन.
है ना। फिगर शोज ए पार्टिकल स्लाइडिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक विच टर्मिनेट्स इन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन में टर्मिनेट हो जाता। तो ये हमसे क्या पूछ रहे हैं कि हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक विल द पार्टिकल हिट द ग्राउंड। तो देखिए ये ऊपर से नीचे तक आएगा, तो क्या नेट हाइट कम हो गई है इसकी यहां से यहां तक आने में। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो ए से बी तक आने में क्या इसने वी स्पीड एक्वायर कर ली, ऐसा मान लेते हैं। ए से बी तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें। यस सर। अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम ए टू बी। तो लिखेंगे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नॉर्मल तो कोई वर्क करेगा नहीं, है ना, सिर्फ ग्रेविटी ही वर्क करेगा, और ग्रेविटी का वर्क कितना हो जाएगा, mg इंटू 0.5 इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो हो जाएगा हाफ mv² माइनस 0। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v की क्या वैल्यू आ जाएगी, √2 इंटू जी इंटू 0.5, मतलब v की वैल्यू आ जाएगी √10, इतना मीटर पर सेकेंड। अब ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है, यहां से इसके बाद अब ये बोल सकता हूँ पार्टिकल जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। यस सर। पार्टिकल विल परफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g होता है ना बेटा। तो ये हो जाएगा √2h, h इज 0.5 डिवाइडेड बाय g, मतलब 1/√10 सेकेंड। इतने टाइम बाद ये जमीन पे गिरेगा। तो रेंज कैसे पता करेंगे, इतने टाइम में जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ वही रेंज है, तो v इंटू टी करके पता लगा सकते हैं इसको। सर यस सर, v वन आ इज जाएगा। √10, t इज 1/√10, तो 1 मीटर के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो एक बच्चे ने पूछा हुआ है C11, C9 एंड D10। पहले पार्ट 1 का C11 बता देते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का C11 देखिए। देखो हमें कहा गया है कि एक वर्टिकल सर्कुलर ट्यूब है ना, क्लोज्ड सर्कुलर ट्यूब है, वर्टिकल प्लेन में ये ट्यूब रखी हुई। अब क्या है, इस ट्यूब में एक पार्टिकल है जो जस्ट फिट होता है, और ये ट्यूब ऐसे वर्टिकल प्लेन में रखी हुई है, और ये ट्यूब एक फिक्स ट्यूब। अब क्या है भाई, इसकी स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है हाईएस्ट पॉइंट पे, और रेडियस इस ट्यूब की हमें दी गई है कितना, 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दी गई है। अब ये बोल रहे हैं कि द ब्लॉक मेक्स सेवरल ऑसिलेशंस इनसाइड द ट्यूब एंड फाइनली स्टॉप्स एट द लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पे जाकर के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती। तो क्या मैं इस पूरे मोशन के दौरान इस पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं। ड्यूरिंग एंटायर मोशन
इस पूरे समय में जबकि उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से 0 हो गई, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें। क्या 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 इक्वेशन बनेगी? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? यस सर। अच्छा, क्या इसमें नॉर्मल फोर्स कोई वर्क करेगा क्या कभी? नो सर। ग्रेविटी ने कितना वर्क किया? वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्या उसको mg/2r ऐसा लिख सकता हूँ? यस सर। हाँ 12। सर। और एक बोल रहे हैं कि कुछ फ्रिक्शन वगैरह है, उसने भी कुछ वर्क किया है, वो पता करना है, तो उसको W मान लेते हैं, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। यस सर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। तो मास है 200 ग्राम, मतलब 0.2 किलोग्राम इंटू 4 का स्क्वायर। तो m की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर 0.2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू रेडियस। रेडियस क्या है? 10 सेंटीमीटर। 0.1 प्लस W इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 16/2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, तो -1.6 ऐसा हो जाएगा। तो ये W की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? 10 इंटू 0.1, 2 इंटू 0.2, तो W की वैल्यू हो जाएगी -1.6 -0.4। तो क्या ये वर्क डन -2 जूल के बराबर आ गया? यस सर। फिर सर उसके मतलब बाद वर्क डन बाय 2 है तो वर्क डन बाय ट्यूब है तो मतलब वो फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क हुआ ना? हाँ, बेसिकली वो फ्रिक्शन का ही वर्क हुआ, अच्छा है ना? ओके। भाई ट्यूब दो ही फोर्स लगा रही है, या तो नॉर्मल या फ्रिक्शन, है ना? तो नॉर्मल का तो वर्क हुआ नहीं, तो फ्रिक्शन का हाँ ही सर वर्क। समझा। अब देखो उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर C9। तो वो क्या है बेटे? स्मॉल मास स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। बेटे ये C9 जिसने पूछा है, क्या तुम्हारा आंसर इसमें डी आ रहा है क्या, या नहीं आ रहा है? सर नहीं आ रहा है। ओके। इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमने क्या किया, एक मास को डाउन द इंक्लाइन स्लाइड कराता है, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, फाइनल वेलोसिटी इसकी फिर से 0 होने में कितना डिस्टेंस डाउन द इंक्लाइन ट्रैवल करेगा, ये हमें पता लगाना है ना? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पता है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें अपन। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो किस किस का वर्क आएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 0। अब ग्रेविटी का कितना वर्क होगा बेटे? क्या ग्रेविटी के वर्क को mg sin θ × x ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। नॉर्मल के वर्क को 0 लिख सकते हैं। अब फ्रिक्शन का वर्क जनरली तो देखो, फ्रिक्शन कांस्टेंट फोर्स होता है यहाँ पे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, वो x के साथ वेरी करता जा रहा है। मतलब शुरू में x इज डिस्टेंस ट्रेवल, तो शुरू में डिस्टेंस ट्रेवल 0 था, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी 0 था। जैसे जैसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता जा रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली क्या है बेटे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, तो फ्रिक्शन का वर्क भी इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस म्यू, म्यू की जगह लिख दूंगा μ0x इंटू n इज mg cos थीटा, ये तो लग रहा है फ्रिक्शन, इंटू dx, और इसको 0 से x तक इंटीग्रेट कर दोगे,
तो क्या ये पूरी वैल्यू 0 आ जानी चाहिए? सर इसमें फाइनल वेलोसिटी 0 के लिए है, क्योंकि इसे लास्ट स्टेटमेंट में तो लिखा है देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मास बिफोर इट स्टॉप्स। नहीं देखो, आप ऐसे देखो, हाँ लास्ट लाइन में क्या लिखा है? देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मास बिफोर इट स्टॉप्स इज, रुकने से पहले तक। तो मतलब रुकने तक की डिस्टेंस पूछी है ना? सर रुकने से पहले की पूछे तो फिर हाँ, तो रुकने से वेलोसिटी पहले तक में तुम क्या क्या लोगे फाइनल वेलोसिटी, बताओ मेरे को। जैसे मान लो तुमने, मैं कहूँ कि यार एक कार चल रही है, उसने ब्रेक लगाया, या ट्रेन चल रही है, ट्रेन ने ब्रेक लगाया, कुछ देर जाके रुक जाती है, तो वो रुकने से पहले तक कितना दूरी चला, तो तुम क्या क्या करोगे? कब तक चलता रहेगा वो? जब तक वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती, तो वो पूरी दूरी नापनी पड़ेगी ना आपको। ओके सर। ठीक है, तो ऐसा करना पड़ेगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा? mg sin थीटा इंटू एक्स माइनस म्यू नॉट mg cos थीटा, x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 0। mg से mg कैंसिल होता है, x से x कैंसिल होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 sin थीटा अपॉन म्यू नॉट cos थीटा, बेसिकली 2 tan थीटा बाय म्यू नॉट। ये x की इतनी वैल्यू। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। ओके, उसके बाद D10 में डाउट है ना? देखो क्या है, ये बोल रहे हैं कि एक रॉड है, उसका मास कितना है? उसका मास है 0.5 किलोग्राम, और उसकी लेंथ है 1 मीटर। एक एंड पे हिंज्ड है और वर्टिकली हैंग कर रही है। अदर एंड इज नाउ रेज स्लोली until it makes an angle 60 डिग्री with the vertical। तो देखो, इसको ऊपर उठा रहे हैं, ये फाइनली एंगल कितना बनाने लग जाता है? 60 डिग्री। तो कितना वर्क करना पड़ा हमको, ये लिखना है ना। अब देखो, ऐसे केसेस में क्या मैं वर्क डन को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ सर। वैसे तो अपन ने देखा था कि जो एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होता है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर स्लोली उठा रहे हैं, तो देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही हो जाएगा। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ऐसे बड़े ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, उनकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लिखने के लिए हमें उनका सेंटर कितना राइज किया है वो देखना होता है। देखो, वैसे आप देखोगे तो अलग अलग हिस्सा का चेंज इन हाइट अलग अलग हुआ है। जैसे जो बिल्कुल लोएस्ट एंड है, उसका चेंज इन हाइट इतना हुआ, जो उससे थोड़ा ऊपर वाला पार्ट है, उसका चेंज इन हाइट थोड़ा अलग हुआ है ना। जैसे बिल्कुल यहाँ पे कोई हिस्सा रहेगा, ये वाला पॉइंट, क्या इसकी हाइट में कोई चेंज हुआ है क्या? जो बिल्कुल फिक्स्ड एंड वाला है, नो सर। इसकी हाइट में अलग अलग पार्ट की हाइट में चेंज अलग अलग हुआ है। तो आपको ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करने के लिए किसकी हाइट देखनी होती है? सेंटर की हाइट में कितना चेंज हुआ है ना। तो देखो, ये लेंथ सेंटर L/2 डिस्टेंस नीचे था पहले, अभी भी अलोंग द रॉड लेंथ तो L/2 ही रहेगी, और ये L/2 है,
यहां से मैंने ऐसे परपेंडिकुलर गिराया तो ये वाली लेंथ L/2 cos 60 आ जाएगी क्या? तो कितनी हाइट बढ़ गई इसकी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे लिखेंगे mg इंटू डेल्टा एच ऑफ सेंटर ऑफ मास, यस अभी सिंपली सेंटर ही याद रखो आप तो ये हो जाएगी mg इंटू L/2 माइनस L/2 cos 60 डिग्री का, ऐसा लिख सकते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा mg इंटू L/2 माइनस L/4, बेसिकली mg/L/4 ऐसा आ जाएगा। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? मास है 0.5, g है 10, लेंथ है 1 डिवाइडेड बाई 4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/4 जूल ऐसा आ जाएगा। समझ में आई बात बेटे? हाँ सर। सर आप प्लीज एक बार लास्ट का बता सकते हैं स्टेप्स? हाँ या बेटे, तो नेट ब्रेक हो गया। ये वाला स्टेप ना, यहाँ तक समझ में आ गया था बेटे? यस सर। बेसिकली मैंने कहा है कि फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट्स, टू राइट change in potential energy we consider the change in height of center of mass। तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा? आधी लेंथ पे होगा, है ना? तो पहले सेंटर ये L/2 पे था इधर, अभी ऐसे स्लैंटेड डिस्टेंस L/2 हो गई, तो जो उसकी हाइट इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है? L/2 माइनस L/2 cos 60 डिग्री, क्या ऐसा लिख सकते हैं? हाँ सर। उसके बाद तो बस हमने वैल्यूज वगैरह जो है वो सब्स्टिट्यूट करी है ना? यस। अच्छा ये हो गया। एक सेकंड सर, वो पिछला वाला हाँ बेटे, हाँ बेटे। सर। ओके बेटे, अब देखो एक बच्चे ने ये D4 भेजा हुआ है। देखो D4 क्या है बेटे? उसमें एक सिंपल एटवुड मशीन हमें दिया हुआ है और बोल रहे हैं कि एक ब्लॉक है, उसका मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, एक हैवी ब्लॉक है। हैवी ब्लॉक का मास जो है वो लाइट का दुगना है, मतलब इसका मास अगर m माने तो इसका मास कितना है? 2m। और डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड आफ्टर सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमको लिखना है, टेंशन जो है वो 16 न्यूटन के बराबर है। देखो ये सिंपल एटवुड मशीन में टेंशन की वैल्यू तो डायरेक्टली याद ही रहती है हमको, 2m1 m2 g/m1 + m2, क्या ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? यस सर। तो टेंशन की जगह लिख दो 16, m1 की जगह लिख देते हैं 2m, m2 की जगह लिख देते हैं स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2m + m इंटू g। तो ये m से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो 4 इज इक्वल टू कितना?
m/3 इंटू 10, तो m की वैल्यू 1.2 किलोग्राम आ जाएगी क्या? यस सर। अच्छा, अब एक बात और हमें पता होती है कि एक्सेलरेशन जो इस तरह के एटवुड मशीन में होता है वो होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। क्या ऐसा एक्सेलरेशन होता है बेटा? हाँ सर। तो ये कितना आ जाएगा, 2m माइनस m अपॉन 2m प्लस m इंटू जी। तो दैट इज, क्या एक्सेलरेशन को g/3 ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। हम इक्वेशन लिखें v इक्वल टू u प्लस at, तो आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन g/3 टाइम 1 सेकेंड। तो क्या वेलोसिटी 10/3 मीटर पर सेकेंड ऐसी आ जाएगी? है ना? मतलब क्या है, एक पार्टिकल की वेलोसिटी 1 सेकेंड बाद 10/3 मीटर पर सेकेंड नीचे आ जाएगी, दूसरी की 10/3 मीटर पर सेकेंड ऊपर आ जाएगी। तो क्या हम ये कंसेप्ट यूज कर लें, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी या डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम? क्या इस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए? देखो, इस सिस्टम पे वर्क कौन कौन से फोर्सेस कर रहे हैं। एक तो टेंशन फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है। mg तो कंजर्वेटिव है, और टेंशन का हमने देखा था ना, नेट वर्क डन 0 होता है एक सिस्टम पे। मतलब बेसिकली क्या है, देखो 2m ब्लॉक पे टेंशन ऊपर लग रहा है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है। m ब्लॉक पे टेंशन ऊपर लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है। तो 2m ब्लॉक पे टेंशन का वर्क नेगेटिव आएगा ना, और m ब्लॉक पे टेंशन का वर्क पॉजिटिव आएगा। यस सर। और जितना नेगेटिव 2m पे आएगा उतना ही पॉजिटिव m पे आएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं टेंशन का टोटल वर्क ऑन द सिस्टम 0 होगा? यस सर। टोटल वर्क डन बाय टेंशन ऑन द सिस्टम विल बी 0। तो इसलिए सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी लिख दें। शुरू में तो सिस्टम रेस्ट पे था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, बाद की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ 2m इस इंटू उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 10/3 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m इंटू उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 10/3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू 2m प्लस m 3m इंटू 100/9 ऐसा आ जाएगा। क्या m को 1.2 लिख सकता हूं मैं? तो 1.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6, तो क्या ये 20 जूल आंसर आ जाएगा बच्चों इसका? यस सर। है ना? या इसको करने का एक और मेथड हो सकता था। मतलब एक और मेथड में क्या है, यहाँ इतने पार्ट की स्टेप्स तो सेम रहेंगे, यहां तक तो सेम रहेगा। उसके बाद आप ऐसा भी कर सकते थे, रादर देन सेइंग के इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, आप लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में हो कितना रहा है वही कैलकुलेट कर लो। आपको एक्सेलरेशन तो g/3 पता चल ही गया। ये देख लो कि 1 सेकंड में ये दोनों ब्लॉक्स कितना कितना डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 टाइम 1 सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन 10/3 इंटू 1 का स्क्वायर। तो क्या जो इसका डिस्प्लेसमेंट दोनों ब्लॉक्स का हो जाएगा वो 5/3 मीटर, 5/3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दोनों का हो जाएगा। तो देखो क्या है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना हो रहा है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम अगर आप लिखोगे तो
वो हो जाएगा, एक तो 2m मास की तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो 2m इंटू जी इंटू एस, और m मास की पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली इंक्रीज हो गई, तो वो हो जाएगा -mgs। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस mgs हो जाएगा। ms 1.2, g is 10, डिस्प्लेसमेंट इज 5/3, तो 1.2 इंटू 10 करेंगे तो 12, 12 इंटू 5/3, तो क्या आ जाएगा, क्या ये 20 जूल के बराबर आ जाएगा क्या बेटा? यस सर। हाँ, ये आपका हो गया D4। उसके बाद C16 पूछा है एक बच्चे ने। C16 क्या है? An athlete in Olympic Games covers a distance of 100 meters in 10 seconds, है ना? 100 मीटर 10 सेकंड में कवर कर लेता है, तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी, देखो इसमें ये नहीं पूछा है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी है, कितनी हो सकती है ये पूछा। काइनेटिक एनर्जी कैन बी, देखो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? इट इज ½ mv²। तो इस पार्टिकल की एवरेज स्पीड क्या रही है? 10 सेकंड में 100 मीटर पर पहुंच गया, मतलब 10 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड रही है इसकी। तो क्या इसको ½ m इंटू 100 ऐसा लिख सकता हूं मैं? क्या ये 50 m के बराबर आ जाएगा, है ना? अब जैसे हम एक एक ऑप्शन करके चेक कर लें, जैसे ए ऑप्शन में बोल रहे हैं कि 2 इंटू 10⁵ जूल से लेकर के 3 इंटू 10⁵ जूल तक हो सकती है। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी को करने के लिए आपको मास की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? क्या आपको 400 किलो का मास रखना पड़ेगा बेटे? और इतनी काइनेटिक एनर्जी के लिए 600 किलो का मास रखना पड़ेगा, क्यों भाई? 50 m को आप इक्वेट करो 2 इंटू 10⁵ के। यस सर। तो क्या m बल्कि और ज्यादा आ जाएगा क्या? नहीं, 2/5 इंटू 10⁴ या 400 किलोग्राम, क्या ऐसे ही आएगा ना? या 4000 किलोग्राम? नहीं, तो ये तो मतलब इम्प्रैक्टिकल सी बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसे पुट कर करके आप देख लो, है ना, जिसमें भी ठीक रेंज आ रही हो। जैसे अगले में उन्होंने दिया हुआ है 20,000 जूल, तो 20,000 को आप 50 m रखो तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2000 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या ये 400 kg ऐसा आ जाएगा? क्यों बेटे? तो 400 kg भी एथलीट का मास नहीं हो सकता। फिर सी ऑप्शन में दिया हुआ है 2000 से 5000, तो 2000 को हम क्या लिख दें? 50 m, तो ये कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू क्या 40 किलोग्राम आ जाएगी? इतना हो सकता है ना? 40 से 60 किलो के बीच में मास हो सकता है। या 5000 की अगर वो बात कर रहे हैं, उसको 50 m अगर लिखा जाए तो ये कैंसिल होता है, 100 किलो तक भी मास हो सकता है। अच्छा, लंबा एथलीट हो तो 100 किलो। 200 से 500 जूल तो नहीं हो सकता, है ना? 200 जूल का मतलब तो क्या है? 50 m, तो m की मतलब क्या 4 वैल्यू? किलो। 4 किलो, 4 किलो 3.5 किलो तो न्यू बॉर्न बेबी का मास होता है, तो 4 किलो तो नहीं हो सकता, है ना? तो इसलिए एक ही सेन ऑप्शंस जो है वो एक ही है, बाकी सब तो इनसेनली हाई या इनसेनली लो हैं फॉर एन ओलंपिक एथलीट। ओके, तो देखो एक और पूछा है बच्चे ने, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का D5 पूछा है। उसमें क्या बोल रहे हैं कि ब्लॉक
को हमने क्या किया, 2 स्प्रिंग से बांधा, और 2 स्प्रिंग से बांधने के बाद हम क्या करते हैं, उसको स्प्रिंग्स का स्प्रिंग कांस्टेंट्स है K1 एंड K2, इसका मास है m। इस ब्लॉक को हमने x डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट डिस्प्लेस कर दिया, है ना। देखो ये जो K2 स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो जाएगी ना बेटा, और K1 स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगी। K2 में कितना कंप्रेशन हो जाएगा बेटा, व्हाट विल बी कंप्रेशन इन द स्प्रिंग K2? x। और K1 में भी इलोंगेशन x ही होगा। यस सर। यस सर। तो अब इस पोजीशन पे हमने क्या किया, इसको रिलीज कर दिया। इस समय पर सिस्टम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है हाफ K2x स्क्वायर प्लस हाफ K1x स्क्वायर। कितनी पोटेंशियल एनर्जी? अब क्या होगा, ये दोनों मिलकर के ब्लॉक को लेफ्ट में खींचेंगे, और जब ये ब्लॉक लेफ्ट में आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी सिस्टम की कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो क्या है, ये यहां तक आ गया है, और ये दोनों स्प्रिंग्स जो हैं वो नेचुरल लेंथ में पहुंच गई, है ना। क्या जब ये नेचुरल लेंथ में आएगा तो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो चुकी होगी? ये जो पोजीशन होती है इसको मीन पोजीशन बोलते हैं, और जो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व्ड है, तो यहाँ पर आते आते ये वाली जो पूरी एनर्जी थी वो पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब हाफ mv स्क्वायर को मैं कितना लिख सकता हूँ, हाफ K1 प्लस K2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, तो v की क्या वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई m इंटू एक्स। ये ऐसी v की वैल्यू आ जाएगी। ये बात समझ में आती? इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। फिर उसके बाद एक और D4 भी इसमें से पूछा है तुमने। देखो क्या है, D4 में हमको बोल रहे हैं कि 2 स्प्रिंग्स है A एंड B, अप्लाइंग फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, है ना। इक्विलिब्रियम तक हमने स्ट्रेच कर लिया है इसको, जैसे यहाँ पर F फोर्स लगा करके इसको इक्विलिब्रियम में रख लिया है। मतलब इसमें इलोंगेशन अगर XA हो गया है तो KA XA इक्वल टू F, तो मतलब कितना इलोंगेशन हो गया है, F डिवाइडेड बाई KA। उसी तरह से दूसरी वाली स्प्रिंग पे भी आपने F फोर्स लगा करके उसको भी इक्विलिब्रियम तक स्ट्रेच कर लिया है, तो KB XB इज इक्वल टू F। इसका मतलब उसमें इलोंगेशन कितना प्रोड्यूस कर दिया आपने, F डिवाइडेड बाई KB के बराबर का इलोंगेशन उसमें प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं A में एनर्जी स्टोर्ड E है, मतलब हाफ KA इंटू XA का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू E। मतलब हाफ KA इंटू XA का स्क्वायर, तो XA का स्क्वायर क्या हो जाएगा, F स्क्वायर बाई KA स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। KA से KA कैंसिल होकर के क्या ये वैल्यू F स्क्वायर बाई 2KA के बराबर आ रही है ना। तो बेसिकली E इज इक्वल टू F स्क्वायर बाई 2KA, ऐसा हमें दिया हुआ। E बराबर है F स्क्वायर बाई 2KA। तो ये जो बाद वाली जो दूसरी स्प्रिंग है उसमें एनर्जी क्या हो जाएगी,
हाफ के बी एक्स बी का स्क्वायर, एक्स बी इज दिस, तो दैट इज एफ स्क्वायर बाई के बी का स्क्वायर। तो क्या ये वैल्यू एफ स्क्वायर बाई 2 KB आ जाएगा, है ना। और के ए और के बी में भी हमें रिलेशन दिया हुआ है, के ए बराबर दिया हुआ है 2 KB के ए बराबर दिया हुआ है किसके, 2 KB के, या के बी को के ए बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर बाई 2 के ए डिवाइड बाई 2। और ये वाली जो टर्म है इसको ई बोल सकते हैं ना, तो इसका मतलब ई डैश की वैल्यू 2E के बराबर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यस सर। ई डैश बराबर आ जाएगा किसके, 2E के। तो ये हमारे पास इस तरह का होता है बेटा। और किसी के डाउट्स तो नहीं बच रहे हैं, सबके सॉल्व हो गए भाई? ओके, एक बच्चे का कुछ आया है क्या? अच्छा, एक ही वाला है, देखो ये रहा। A particle is projected horizontally from a height h, taking g to be constant everywhere. Kinetic energy of the particle with respect to time t is correctly shown. देखो क्या है बेटे, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, है ना। ये काइनेटिक एनर्जी ऐसी होती है। और पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया था हमने, तो हम v को u प्लस AT ऐसा लिख सकते हैं। तो v हो जाएगा कितना, u i कैप, एक्सेलरेशन को लिखेंगे माइनस g j कैप इंटू t। तो वेलोसिटी हो जाएगा u i कैप माइनस जी टी जे कैप। क्या ऐसा लिख सकते हैं बेटा? तो काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ इंटू एम, वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हेयर? उसका स्क्वायर, क्या ये u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर ऐसा हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी की इतनी वैल्यू आ जाएगी। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है बेटा? काइनेटिक एनर्जी और टाइम में जो रिलेशन है वो क्वाड्रेटिक जैसा बन रहा है। t इक्वल टू 0 पर कुछ वैल्यू है हाफ mu स्क्वायर, उसके बाद ये क्या ऐसा कर्व तरीके से बढ़ती जाएगी, माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनाते हैं अपन। बोलिए बच्चे। हाँ सर। है ना, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। सर एक पॉइंट पे 0 भी होगा ना लास्ट में कभी तो? हाँ, वो तो टकराने के बाद क्या होगा बेटा उसका तो हमें पता ही नहीं है ना। हो सकता है रबर बॉल हो, हार्ड सरफेस से टकरा रहा हो, नहीं। हाँ सर वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है उससे लिया है। हाँ, बेसिकली v स्क्वायर का मतलब यही होता है ना। v स्क्वायर का मतलब क्या होता है?
वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का इसको, भाई वेक्टर का स्क्वायर का तो कुछ मतलब होता नहीं ना आपके पास। अगर वेक्टर v का स्क्वायर करूंगा तो ये तो कोई ऑपरेशन होता नहीं है। v स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। फिर तो वो नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट में +2 इंटू यू इंटू जी टी भी आए, ए नहीं प्लस बेटे, बी द होल स्क्वायर ऑफ। अरे बेटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? अगर आपके पास कोई वेक्टर लिखा हुआ है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आप ऐसे लिखते हो ना, √vx² प्लस वी वाई स्क्वायर। हाँ यस यस। उसमें थोड़ी 2vx इंटू वी वाई आता है। ओके सर परपेंडिकुलर वेक्टर्स है ना दोनों। हाँ परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। अगर परपेंडिकुलर नहीं होते तो फिर ए बी कॉस थीटा भी आता है ना। हाँ सर। अच्छा अभी सबके हो गए भाई? हाँ सर हो गए। सर मेरा बाकी है। कौन सा वाला बेटे? ये नेचुरल सेंड लेंथ ऑफ ए किया स्प्रिंग, ये वाला? हाँ सेंड किया है। एक बार टैग करो फिर से, अभी जस्ट भेजा है क्या ये? अच्छा यही वाला ना, नेचुरल लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग इज 60 सेंटीमीटर, ये वाला? हाँ नेचुरल लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग इज 60 सेंटीमीटर। और सर मेरा वो नहीं है। तो कौन सा है तुम्हारा? पढ़ो बेटे, क्वेश्चन पढ़ो तो मेरे को सर थोड़ा आइडिया है। अच्छा डोंट C10 प्रोजेक्टेड। रिजिड बॉडी ऑफ मास 0.3 kg, ये वाला? यस सर उसमें 10th पार्ट। C10 ना, तो यही तो है वो जो मैं पढ़ रहा हूँ, यही वाला है ना मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ ना बोलना। रिजिड बॉडी ऑफ मास 0.3 किलोग्राम इज टेकन स्लोली अप एन इंक्लाइन प्लेन। यस इज सर दिस द उसमें डी पार्ट। क्वेश्चन? यस सर। उसका डी पार्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द ट्रिप। देखो क्या बोल रहे हैं, 0.3 kg ऑब्जेक्ट का मास है, इसको हम स्लोली ऊपर लेकर के जा रहे हैं इंक्लाइन प्लेन जिसकी लेंथ 10 मीटर है, हाइट 5 मीटर है। देखो हाइट और लेंथ से हम साइन थीटा पर पता लगा सकते हैं। 5/10 1/2 यानी थीटा 30 डिग्री आ जाएगा। Then allowed to slip down the bottom again, the coefficient of friction is 0.15, g is 9.8, kinetic energy of the body at the end of the trip। तो देखो हम क्या करें, जब वो ऊपर से नीचे आएगा उस दौरान हम उस पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। जब वो ऊपर से नीचे आएगा तब तक, तो कितनी हाइट नीचे आ रहा है, वो 5 मीटर नीचे आया है, और ये लेंथ कितनी है, 10 मीटर इंक्लाइन प्लेन की लेंथ है। तो हम क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग डाउनवर्ड जर्नी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लिख देते हैं। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में ग्रेविटी का वर्क तो क्या mgh इतना ही हो जाएगा? बोलिए बच्चों। वर्क डन बाय नॉर्मल 0 हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, -μmg cos थीटा इंटू x इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो हो जाएगा 12m इंटू v स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 थी,
जब ऊपर से ये छूटा होगा तब वेलोसिटी 0 है, यहाँ तक आते आते क्या काइनेटिक एनर्जी होगी। खैर अपने को तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही पता करना है, तो हाफ mv² इस पूरे की वैल्यू अपने को पता करनी है। तो वो इधर से आ जाएगा, यहाँ से क्या है, आप 9.8 को कॉमन ले लो, 0.3 को कॉमन ले लो, 9.8 इंटू 0.3 को कॉमन ले लिया, क्या बच गया 5 माइनस 0.15 इंटू 10 इंटू √3/2। तो 0.15 इंटू 10 इंटू √3/2 ऐसा कर देते हैं हम, तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू √3/2, है ना। 1.5 इंटू √3/2 ऐसा आ जाएगा। क्या ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो बेटा, इससे आ जाना चाहिए, यस सर हो जाएगा। यस है ना। और बोलिए, और तो नहीं बच रहा है किसी का। सर D3 हाँ D3 अच्छा इसी में है तुम्हारा D3, D4 तो अभी बता दिया था अपन ने, है ना। D3 क्या है, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विद वेलोसिटी u, है ना, रीचेस अप टू अ मैक्सिमम हाइट h। तो h हाइट जाने के बाद क्या उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, यस सर। है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं कि h हाइट पर, अगर यहाँ पर हम कहें कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो h हाइट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गई होगी, है ना। अब ये क्या बोल रहे हैं, व्हेन इट इज एट ए हाइट 3h/4 फ्रॉम द ग्राउंड, जब 3h/4 हाइट पे रहेगा तो हमें पता करना है कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पर mg इंटू 3h/4 ऐसा लिख सकते हो ना बेटा। यस सर। अच्छा एक बात और समझो कि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है ना। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो क्या टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसकी mgh के बराबर ही है। यस सर। टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh के बराबर है। 3h/4 हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी अगर 3mgh/4 है, तो क्या इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी mgh/4 ही होनी चाहिए, यस क्योंकि हाँ सर। सर। टोटल एनर्जी तभी तो mgh रह पाएगी। तो इनका रेशियो आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, है ना। यस सर। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पता लगाना है, तो वो 1:3 आ जाएगा। क्यों बेटे। हाँ सर। और बोलो भाई। D11 देखो, D11 क्या है। D11 में हमें दिया अ ब्लॉक ऑफ मास 250 ग्राम इज केप्ट ऑन अ वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर। 250 ग्राम का मतलब 1/4 किलोग्राम का ब्लॉक है, स्प्रिंग कांस्टेंट इस पे रखा हुआ है, ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है ना। देखो इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब स्प्रिंग दबी हुई है ऑलरेडी थोड़ी सी। मान लेते हैं कि ये पोजीशन नेचुरल लेंथ है और x दबी हुई है स्प्रिंग, तो क्या हम kx को mg के बराबर लिख सकते हैं हाँ सर। इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम जहां पे आए नेट फोर्स 0 कर दो वहां पे, तो स्प्रिंग का फोर्स kx ऊपर mg नीचे, तो यहाँ से x की वैल्यू पता चल जाएगी। k हमें दिया हुआ है 100, मास है 1/4 इंटू 10, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1/40 आ जाएगा ना। सर x की वैल्यू गिवन है 10।
नहीं 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 नहीं, वो 10 नहीं है बेटे। 1/40 मीटर का कंप्रेशन है। 1/40 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। वो 10 क्या है वो बताता हूँ मैं तुमको। देखो 2.5 सेंटीमीटर का तो कंप्रेशन इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही था। अब हमने इसको फर्दर 10 सेंटीमीटर और कंप्रेस किया। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। अच्छा ओके। A block of mass 250 kilogram is kept on a vertical spring of spring constant इतना fixed from below. Block is in equilibrium. Full stop. है ना, ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में कितना कंप्रेशन ऑलरेडी है, 2.5 सेंटीमीटर का कंप्रेशन चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। उसके बाद फुल स्टॉप के बाद आगे से पढ़ना चालू करो। द स्प्रिंग इज नाउ कंप्रेस्ड टू हैव लेंथ 10 सेंटीमीटर शॉर्टर देन इट्स नेचुरल लेंथ। अच्छा मैंने भी ये गलत किया है, 10 सेंटीमीटर और कंप्रेस नहीं किया, इतना कंप्रेस कर दिया कि उसकी लेंथ जो है वो नेचुरल लेंथ से कितना छोटी हो गई, नेचुरल लेंथ से 10 सेंटीमीटर छोटी हो गई। समझ रहे हो? यस सर। मतलब 7.5 सेंटीमीटर और फर्दर कंप्रेस हमने किया। फिर उसके बाद क्या किया, इसको छोड़ दिया। अब ये बोल रहे हैं कि इस पोजीशन से कितना ऊपर तक जाएगा। तो ऐसा सवाल मैंने करवाया था कि तुमको देखो इस पोजीशन से कितना है, मैंने नहीं करा, इस पोजीशन से कितना ऊपर और जाएगा ये कैसे पता कर सकते हैं भाई। स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ पे आकर के रुक जाएगी है ना, और फिर ब्लॉक उछल जाएगा ऊपर। मान लेते हैं कि यहां से टोटल h हाइट तक ब्लॉक जो है वो ऊपर चला गया, तो मैक्स कब जब तक जाता रहेगा तब तक जाता रहेगा जब तक उसका वेलोसिटी 0 नहीं होता। वेलोसिटी यहां भी 0 थी, वेलोसिटी वहां भी 0 है, तो चेंज क्या आया सिस्टम में, जो इसमें स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी वो पूरी की पूरी इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। मतलब हाफ के इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, हाफ के एक्स का स्क्वायर ये किस में कन्वर्ट हो गया, mgh में। mg, व्हाट इज g? g इज 10 इंटू h में कन्वर्ट हो गया। तो क्या आ जाएगा बेटे, 0.5 इज इक्वल टू 2.5 इंटू h। तो h की वैल्यू क्या आएगी, 0.5 अपॉन 2.5 यानी 1/5 मीटर। तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। इनिशियल पोजीशन से कितना ऊपर उछल जाएगा बेटे, 20 सेंटीमीटर उछल। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। और बोलिए बेटे, बाकी हो गए? ठीक है भाई। अब देखिए क्या है, हम आते हैं हमारे ओरिजिनल मुद्दे पर, जो कि अपन पिछली क्लास में पढ़ रहे थे। सर्कुलर मोशन में हमने काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात करी थी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर रिलेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या आपस में रिलेशन होता है वो देखा था। हमने उस तरह के क्वेश्चंस किए थे कि जब अल्फा वेरिएबल होगा तो कैसे करेंगे, जब अल्फा कांस्टेंट होगा तो किस तरह से अपन इसको डील करेंगे, है ना।
अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों, पहले तो बात करते हैं रिलेशन बिटवीन velocity and angular velocity in circular motion. Relation between velocity and angular velocity in circular. देखो क्या है बेटे, एक पार्टिकल मान लीजिए इस तरह के सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और हम सेंटर के रेस्पेक्ट में उसकी एंगुलर वेलोसिटी लिखना चाहते हैं और हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता है उसकी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों पार्टिकल की? किसी भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, है ना? किसी भी कर्व्ड पाथ में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट टू द पाथ ही होती है बच्चों। यस यस सर। अब इस वेलोसिटी की वजह से dt टाइम में पार्टिकल का v dt डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो इस तरह से रोटेट हो जाए। कितने एंगल से रोटेट हो जाएगा मान लेते हैं, डी ये थीटा। डी थीटा एंगल से रोटेट हो जाता है। तो एंगुलर वेलोसिटी को क्या डी थीटा बाई डी टी ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। और ये जो लेंथ ऑफ आर्क आ रहा है, क्या ये लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू वी डी टी के बराबर है क्या? क्यों बेटे, लेंथ ऑफ आर्क को वी डी टी लिख सकते हैं भाई, क्योंकि डी टी टाइम में वी डी टी तो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका। यस सर। तो डी थीटा जो है एंगल इन रेडियंस, इसको लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, यानी क्या वी डी टी बाई आर ऐसा लिख सकते हैं इसको? यस सर। और इसको डी टी से डिवाइड कर दो तो क्या ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी? यस सर। क्या ओमेगा को v बाई आर लिख सकते हैं बच्चों? सर। ओमेगा को लिख सकते हैं v बाई आर। If v is instantaneous velocity of the particle या instantaneous speed of the particle। सर हाँ एक बार v dt अपॉन r से फिर से समझाइए ना भाई, आप ऐसे देखिए ना कि किसी भी सर्कल में एक आर्क द्वारा सेंटर पे सबटेंडेड एंगल का क्या फॉर्मूला होता है? एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो थीटा को लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल ऐसा लिख सकते हैं। हाँ। तो ये जो एंगल डी थीटा है वो क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ ऑफ आर्क, और क्या ये लेंथ ऑफ आर्क वी डी टी के बराबर है? हाँ सर। तो लेंथ ऑफ डी थीटा को मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस एंड होल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय डी टी, है ना? बेसिकली डी थीटा की वैल्यू मैंने रखी है लेंथ ऑफ आर्क वी डी टी बाई आर, where v is instantaneous speed, r is radius and omega is angular velocity with respect to the center of the circle। है ना? ये एंगुलर वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है?
जिस पॉइंट से बैठ के आपने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया है उसके रेस्पेक्ट में ही है ना? यस सर। है ना? तो ये इसके बीच में रिलेशन होता है। अब ध्यान दो कि हम एक या v को ओमेगा आर लिख सकता हूँ। v को क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा आर। ओमेगा इंटू Yes. आर। अब ध्यान दो बेटे कि हम ये तीनों वेक्टर वेलोसिटी भी वेक्टर है, ओमेगा भी वेक्टर है ना? वेक्टर के रूप में क्या रिलेशन आएगा इनके बीच में, उसको भी अपन देखना चाहते हैं। देखो बेटे क्या है, जैसे अपन ने कहा था वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इस केस में पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है ना? हाँ सर। यस सर। तो एंगुलर वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन होगी? सर आउट ऑफ अपवर्ड। द प्लेन। अपवर्ड्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अबव द प्लेन ऑफ रोटेशन। इस प्लेन के बाहर आते हुए ओमेगा का डायरेक्शन होगा, यस है ना? इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर जो है वो ओमेगा वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना? अरे वापस बताना। भाई एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमने ये बनाई थी ना, परपेंडिकुलर, राइट हैंड थंब रूल से बताया था ना कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल रोटेट कर रहा है उसमें अपना राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करो, घुमाओ उनको, तो जो स्ट्रेच्ड थंब की डायरेक्शन है वो ओमेगा की डायरेक्शन। वेलोसिटी वेक्टर तो ऐसा है ना? तो ये बिल्कुल बाहर आ रहा है, तो जो बाहर वेक्टर आ रहा है वो वेक्टर और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया कि नहीं? हाँ हाँ। और पार्टिकल का इस इंस्टेंट पे जो पार्टिकल का सेंटर के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है वो ऐसा है ना? क्या ये जो आर वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ? एक वेक्टर को अब उसके पैरेलल डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया जा सकता है? हाँ सर। हाँ है ना? क्या v वेक्टर, ओमेगा वेक्टर और r वेक्टर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं? इन तीनों में आपस में एंगल 90 डिग्री? यस सर। ना v वेक्टर, ओमेगा वेक्टर एंड r वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना? आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इनके बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा? इनके बीच में अगर मैं ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर लूं बच्चों, किस किस वेक्टर का? ओमेगा और आर वेक्टर, तो क्या मैग्नीट्यूड उसका v के बराबर ही आ जाएगा और डायरेक्शन भी v की डायरेक्शन में ही आ जाएगी क्या? यस सर। यस। ओमेगा क्रॉस आर का, ओमेगा क्रॉस आर जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? मॉड ओमेगा मॉड आर इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम तो 90 डिग्री है, साइन 91 हो जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म में हम इनके बीच में क्या रिलेशन लिख सकते हैं? v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। देखो इससे डायरेक्शन भी करेक्टली एक्सप्लेन हो रही है। वेलोसिटी वेक्टर ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर के वाकई में परपेंडिकुलर है। आप करके देखो, ओमेगा वेक्टर बाहर की तरफ है ना? तो अपने हाथ को ऐसे बिल्कुल, हाथ की जो उंगलियां हैं, राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं, उनको वर्टिकली अरेंज कर लो, है ना? और ऐसे अरेंज कर लो कि जब उनको घुमाओ तो उंगलियां आर वेक्टर की तरफ जाएं। तो ओमेगा क्रॉस आर करो तुम, तो क्या अंगूठे की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है ना? देखो मैं तुम्हें हाँ सर ये स्क्रीन शेयरिंग में ऑफ कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, सो दैट वीडियो कैन बी टर्न ऑन। देखिए इस तरीके से क्या है, आपने ये जो प्लेन है ना, इसको ऐसे रख लो, हाथ को ऐसे रख लो वर्टिकली अपवर्ड अंगूठे को,
और ओमेगा वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ आप फिंगर्स को कर्ल करो, तो जो थंब की डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसे आ जाएगी ओमेगा sir. हाँ यस सर। है ना। यस सर। तो ये बेसिकली क्या है, इससे आपको पता चलेगा कि मतलब ये जो ओमेगा क्रॉस आर का जो एक्सप्रेशन है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को करेक्टली एक्सप्लेन करता है, एंड दिस विल बी ट्रू एट एवरी पोजीशन। देखिए जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा, मान लो पार्टिकल घूमते घूमते यहाँ आ गया, तो आर वेक्टर ऐसा हो जाएगा, या उस आर वेक्टर को ऐसा कर सकते हैं अपन, वेलोसिटी वेक्टर ऐसी हो जाएगी, ओमेगा वेक्टर यूं बाहर की तरफ आ रहा है। अब यहां पर आप देखिए ओमेगा क्रॉस आर करिए, ओमेगा से आर की तरफ उंगलियों को घुमाइए, क्या अंगूठा वेलोसिटी की तरफ जा रहा है आपका? हाँ सर। है ना। तो ये जो है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये करेक्टली मैग्नीट्यूड को भी समझाता है और इससे डायरेक्शन का भी पता हमको चलता है ना। ये तो आ गया हमारे पास वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रहे, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द क्या, सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। सेंटर ऑफ द सर्कल पाथ, क्योंकि जो मैंने एंगल जो रोटेशन का हो रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में देखा है, सेंटर के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर को रोटेट होते हुए देखा। अब देखिए वैसे क्या है, हम एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन जो है वो जरूरी नहीं है कि सर्कुलर पाथ में ही घूमते हुए पार्टिकल के, या सर्कुलर पाथ में ही पार्टिकल अगर घूम रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी आप किसी और पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी तो कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमसे सिंपल सा क्वेश्चन ये कहा जाए कि अ पार्टिकल is moving in circular path with angular velocity omega with respect to the center of the circle. Find its angular velocity with respect to a point on the circumference of the circle. Find its angular velocity with respect to a point on the circumference of the circle. जैसे ये पार्टिकल है और ये सेंटर के अबाउट इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमको दी हुई है ओमेगा। ये बोल रहे हैं अगर मैं कोई यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूं तो उसके रेस्पेक्ट में इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा देखिए, मान इसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है तो सेंटर के रेस्पेक्ट में क्या हम बोल सकते हैं कि dt टाइम में ये कितना एंगल पोजीशन वेक्टर इसका रोटेट हो जाएगा, क्या ओमेगा dt के बराबर रोटेट हो जाएगा? यस सर। यस सर। यस सर। d थीटा बाई dt ही तो ओमेगा है ना। पार्टिकल t टाइम पे यहाँ पे था, t प्लस dt टाइम पे यहाँ पहुंच गया, तो dt टाइम में उसका पोजीशन वेक्टर जो सेंटर के रेस्पेक्ट में था
वो डी थीटा एंगल से रोटेट हो गया, तो एंगुलर वेलोसिटी को बोल रहे हैं डी थीटा बाई डी टी, दैट इज ओमेगा, है ना। अब देखिए, अगर ये हम टी से टी प्लस डी टी टाइम में ही पार्टिकल को ऑब्जर्व करते ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो क्या उसका पोजीशन वेक्टर यहां से वहां पहुंच जाता, ऐसा हो जाता? हाँ सर। यस सर। ऐसा हो जाता। अब इस एंगल को अगर मैं डी फाई कहूं, तो एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं? एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या हाँ डी सर। फाई बाई डी टी हो जाएगा बेटा? हाँ सर। अच्छा, सर्कल की एक प्रॉपर्टी पता है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। एक आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है, वो सरकमफ्रेंस हाँ, का डबल होता है। circumference। डबल होता है। क्या डबल यह होता है। ऐसा बोल सकते हैं डी थीटा इज ट्वाइस ऑफ डी फाई? यस सर। यस सर। सर क्या डी फाई इज हाफ। हाफ ऑफ डी हाफ थीटा? ऑफ डी यस थीटा। सर। यस सर। तो आप डी फाई को हाफ ऑफ डी थीटा रख दो, और डी थीटा बाई डी टी क्या है? ओमेगा। ओमेगा। तो क्या ये वैल्यू ओमेगा बाई 2 आ जाएगी? यस सर। है ना। हाँ मतलब सर। एक ही पार्टिकल की अलग अलग पॉइंट से देखने पर, और दोनों ही रुके हुए हैं, बोथ आर स्टेशनरी पॉइंट्स, ए इज ऑल्सो स्टेशनरी, ओ इज ऑल्सो स्टेशनरी, लेकिन एक ही पार्टिकल की दो अलग अलग पॉइंट से देखने पर एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग आ सकती है, और आ भी रही है, जैसा कि आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है ना। यस तो देखिए, हम एक जनरल डेफिनेशन एंगुलर वेलोसिटी की देते हैं। एंगुलर वेलोसिटी होता तो वैसे डी थीटा बाई डी टी है। एंगुलर वेलोसिटी एंड वेलोसिटी के बीच का जनरलाइज्ड रिलेशन लिखते हैं। देखो क्या है, ये एक हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक पार्टिकल है P, जो कि क्या कर रहा है, किसी इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी वेक्टर है कुछ इस डायरेक्शन, ये ऐसा उसका वेलोसिटी वेक्टर है। तो dt टाइम में क्या मुझे इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी लिखनी है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन O, हमें लिखनी है ओमेगा ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O। ठीक है बेटे। तो कैसे लिखेंगे भाई, पार्टिकल dt टाइम में क्या वेलोसिटी की जो अभी डायरेक्शन है उस टाइम में v dt डिस्प्लेसमेंट आगे हो जाएगा पार्टिकल? यस सर। यस सर। यस है सर। ना। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो जाएगा कितना, v dt, है ना। और Yes. क्या उसका पोजीशन वेक्टर चेंज होकर के ऐसा हो जाएगा? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। तो इस एंगल को मान लेते हैं डी थीटा। तो क्या ओमेगा ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O डी थीटा बाई डी टी ही हो जाएगा? यस सर। यस सर। है ना। अब देखो, हमें जो एंगल दिया हुआ है वो ये वाला एंगल दिया हुआ है कि पार्टिकल का जो इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर है ये,
और वेलोसिटी के बीच का एंगल है फाई। ये एंगल हमें दिया हुआ है कितना, फाई। अगर ये एंगल फाई है बेटे, तो क्या इस वाले एंगल को भी अप्रोक्सीमेटली फाई ही लिख सकते हैं? यस भाई ये एंगल एक तरीके से एक्सटीरियर एंगल हो गया है ना। आपके सामने जो हाँ सर। ट्राइंगल बन रहा है वो ऐसा बन रहा है ना। ये एक पोजीशन वेक्टर है, ये पार्टिकल थोड़ा आगे बढ़ा, ये इधर हो गया, ठीक है। इस एंगल को हमने बोल दिया फाई, और ये वाला एंगल हो गया डी फाई। तो ये बेसिकली फाई माइनस डी फाई होना चाहिए एक्चुअली, लेकिन उसको सर, वो अप्रोक्सीमेटली डी थीटा है सर। कौन सा बेटे, ये वाला डी थीटा, हाँ। तो ये फाई माइनस डी थीटा होना चाहिए। ये एंगल कितना होना चाहिए, फाई माइनस डी थीटा। दिस इज डी थीटा, दिस इज फाई। तो ये एंगल फाई माइनस डी थीटा होना चाहिए, तो अप्रोक्सीमेटली फाई ही बोल सकता हूँ इसको, यस सर। है ना। अब हम क्या करते हैं, देखो ओ पॉइंट को सेंटर लेते हुए और इस आर को रेडियस लेते हुए एक ऐसा सर्कुलर आर्क बना देता हूं। लेट मी ड्रॉ ए सर्कुलर आर्क लाइक दिस। अब ये जो आर्क है वो इसको ऐसे 90 डिग्री पे कट कर रहा होगा ना। यस सर। तो देखिए ये जो आर्क की लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क, क्या इसको वी डी टी साइन फाई लिख सकता हूं? मतलब ऐसा देखिए, इसको जूम करके देखो, ये वाला एंगल ही तो फाई है, यस और ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये एंगल लगभग 90 डिग्री होगा। सर मतलब dt टाइम के लिए उसे ट्रायंगल ही ले रहे हैं। ट्राइंगल ही ले रहे हैं, है ना, बिकॉज दिस इज सो स्मॉल। ये जो आर्क लेंथ है वो इतना छोटा है कि ये ट्राइंगल जैसा ही हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा ही हो गया। ओके सर। हाँ सर। और ये हाइपोटेनियस वी डी टी के बराबर है। तो वो आर्क की जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, हाँ ये सर। वी डी टी साइन फाई लिख दिया है इसको, हाँ सर। है ना। और ये जो एंगल है डी थीटा, डी थीटा को लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। तो ये हो जाएगा v डी टी साइन फाई डिवाइडेड बाई रेडियस r। ये लेंथ r हो जाएगी पूरे, क्यों? तो d थीटा बाई डी टी की क्या वैल्यू आ जाएगी, d थीटा बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी v साइन फाई डिवाइडेड बाई r। ये d थीटा बाई डी टी की इतनी वैल्यू आ जाएगी, है ना। मतलब क्या है, आपको क्या करना है, पार्टिकल का ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है r, और इस पोजीशन वेक्टर के साथ पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंगल बना रही है फाई। तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होगा, v d sin साइन phi by फाई r। बाई r। मतलब आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि वेलोसिटी के मुझे दो कंपोनेंट करने हैं, एक r वेक्टर के पैरेलल दैट इज v cos फाई, एक r वेक्टर के परपेंडिकुलर दैट इज v sin फाई। जो r वेक्टर के पैरेलल वेलोसिटी का कंपोनेंट है ना, उसकी वजह से इसके पास कोई ओमेगा नहीं आ पाएगा। मतलब इमेजिन दिस के अगर मान लो ऐसा हो जाए कि पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है कुछ ऐसा, और इसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी आती जाए, तो क्या उसके पास कुछ ओमेगा रहेगा कभी भी? नहीं सर, जीरो हो नहीं जाएगा। सर। नो सर, नहीं उसका होगा। ओमेगा 0 हो जाएगा ना। यस। तो क्या है, वही हमने कहा कि इन जनरल अगर पोजीशन वेक्टर है ऐसा और वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में है,
और वेलोसिटी वेक्टर आर वेक्टर के साथ एंगल बनाता है कुछ फाई, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लो, v cos फाई एंड v sin फाई, है ना। तो जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो v sin फाई बाई r के बराबर आएगी ना बेटा। यस सर। एंगुलर वेलोसिटी जो इसकी आएगी इट विल बी इक्वल टू v sin फाई बाई r, है ना। ये याद रखना है, बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चों इसको। सर एक सेकंड ऊपर का पेज दिखाओ ना। ये वाला बाय बाय सर। ओके बेटे, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे हम, है ना। Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू बाय। सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर।